हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे और ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो ये इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा और साथ ही राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ मिल जाएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। 50 प्रश्न हो गए थे। चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, प्रदत्त प्रस्तुति व अर्जित प्रस्तुति के प्रतिपादक है। ऑप्शंस में यहाँ पर लर्नर है, किंग्सले डेविस है, आर लिंटन है और विस्लर यहाँ पर दिए गए हैं। प्रदत्त प्रस्तुति व अर्जित प्रस्तुति के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सही विकल्प सी होगा, आर लिंटन। आर लिंटन यानी कि रॉल्फ लिंटन। बात ऐसे भी पूछी जाती है, एक इनका कॉन्सेप्ट है प्रस्तुति एवं भूमिका का। प्रस्तुति व भूमिका, ये जो अवधारणा है इसके जनक कौन है? प्रस्तुति एवं भूमिका की अवधारणा के जनक कौन है? तो याद रखिएगा रॉल्फ लिंटन है। ठीक है, रॉल्फ लिंटन है प्रदत्त प्रस्तुति एवं भूमिका के जनक लिंटन है। और सबसे पहले लिंटन ही, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पूछा जाता है कि किसके द्वारा प्रस्तुति एवं भूमिका की व्यवस्थित तरीके से बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले प्रस्तुति एवं भूमिका की व्यवस्थित रूप से जो वर्णन है वो रॉल्फ लिंटन द्वारा ही किया गया है। एक प्रश्न आता है इनकी पुस्तक का संबंध, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, द स्टडी ऑफ मैन के लेखक कौन है? द स्टडी ऑफ मैन के लेखक कौन है? या इसका ये कब आई? 1936 में आई है द स्टडी ऑफ मैन। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और किस पुस्तक में रॉल्फ लिंटन ने प्रस्तुति एवं भूमिका की बात की है? तो ये भी याद रखिएगा, लिंटन की पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। और बात की जाए प्रस्तुति के प्रकार की, तो इन्होंने प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति ये दो प्रकार बताए थे। प्रदत्त प्रस्तुति जो जन्म से मिलती है, व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है। अब जन्म से क्या मिलेगी? जाति मिल जाएगी, लिंग मिल जाएगा, है ना, ये जन्म से व्यक्ति को प्राप्त होती है। अर्जित प्रस्तुति योग्यता से व्यक्ति प्राप्त करता है, योग्यता से वो अध्यापक बन रहा है, ठीक है, डॉक्टर बन रहा है, तो ये क्या किस में आ जाएगा? अर्जित प्रस्तुति में आ जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और लिंटन कहते हैं, प्रस्तुति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो प्रस्तुति है यह सामाजिक व्यवस्था में, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में किसी समय विशेष में व्यक्ति को प्राप्त होने वाला जो पद है उसको ही हम प्रस्तुति कहते हैं। तो याद रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था में किसी समय विशेष में व्यक्ति को प्राप्त होने वाला पद ही प्रस्तुति है। प्रस्तुति क्या है? एक पद का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, जिसे व्यक्ति धारण करता है। और भूमिका की बात की जाए तो भूमिका प्रस्तुति से संबंधित जो कर्तव्य होते हैं, प्रस्तुति से संबंधित कर्तव्यों का जो निर्वहन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रोल कहते हैं, भूमिका कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर रॉल्फ लिंटन होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, मुख्य भूमिका हिलर, सांस्कृतिक प्रतिमान मैकएवर एंड पेज, कृषक समाज रॉबर्ट रेडफील्ड, आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर। यहाँ पर सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? मुख्य भूमिका हिलर है, कृषक समाज रॉबर्ट रेडफील्ड है, आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर है, सांस्कृतिक प्रतिमान ये मैकएवर एंड पेज के द्वारा नहीं लिखी गई, इनका ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रूथ बेनेडिक्ट का है, ठीक है। किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का ये कॉन्सेप्ट है, कल्चर पैटर्न के नाम से इनकी पुस्तक भी है, ये रूथ बेनेडिक्ट का है, ठीक है। 3 जनजातियों पर इनका अध्ययन रहा है रूथ बेनेडिक्ट का, जूनी, प्यूब्लो, क्वैक्टुअल जनजातियां, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाए कि इन जनजातियों पर अध्ययन किसका है, तो रूथ बेनेडिक्ट का अध्ययन रहा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नियमहीनता की अवधारणा पूछा जा रहा है।
विकल्प में दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, कोहेन दिए गए हैं। नियमहीनता की अवधारणा, नियमहीनता की अवधारणा किसकी है? तो नियमहीनता की अवधारणा दुर्खीम द्वारा दी गई है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। किस पुस्तक में बात की है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है। और इसी पुस्तक में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खीम ने नियमहीनता की बात की है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत भी दिया है। इसके अलावा अगर हम दुर्खीम के कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो याद रखिएगा, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत अभी आपको बताया गया, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आत्महत्या, सुसाइड हो जाएगा इनका, आत्महत्या हो जाएगी। ठीक है, सामाजिक एकता का सिद्धांत, जिसमें दो तरह की एकता की बात करते हैं ये, सावयवी एकता, यांत्रिक एकता। ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है, अब ऐसे यहाँ पर लिखे देते हैं। ठीक है, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता। ठीक है, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता की बात, ठीक है, दुर्खीम ने की है। इसके अलावा सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इनकी हो जाएगी। और एक हो जाएगा इनका धर्म का सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दुर्खीम के द्वारा दिया गया है, इसे याद रखिएगा। सामूहिक प्रतिनिधान, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। टोटेमवाद की बात, ठीक है, टोटेमवाद का जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है? तो ये भी इनके द्वारा ही दिया गया है। ये सारे कॉन्सेप्ट, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, सामाजिक एकता, सावयवी एकता, यांत्रिक एकता, सामूहिक प्रतिनिधान, धर्म का सामाजिक सत्य, धर्म का सामाजिक सिद्धांत और टोटेमवाद, ये सारे अवधारणाएं, सिद्धांत किसके हैं? दुर्खीम के द्वारा दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न है, राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? विकल्प में सुरजीत सिन्हा, एन.के. बोस, वेरियर एल्विन, एस.सी. दुबे दिए हैं। राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा, राष्ट्रीय उपवन यानी कि नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसका है? तो नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है यह किसके द्वारा दिया गया है? नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसका है? नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पर राइट आंसर वेरियर एल्विन होगा, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और इनके द्वारा अलग थलग की नीति की बात की गई थी। ठीक है, अलग थलग नीति की बात, आइसोलेशन पॉलिसी जो है ये इनके द्वारा, वेरियर एल्विन के द्वारा ही बात की गई थी। इन्होंने कहा था जनजातियों की सुरक्षा के लिए जनजातियां जिस निवास पर रहती हैं, ठीक है, उस एरिया में बाहरी प्रवेश पर रोक लगा देनी चाहिए और उस एरिया को, उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उपवन, नेशनल पार्क घोषित कर देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, वेरियर एल्विन। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं, अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं? विस्लर, ओपलर, पार्सन्स, हर्शकोविट्स यहाँ पर विकल्प हैं। सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं किसके द्वारा दी गई हैं? सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं किसकी है? ओपलर की है। ठीक है, सांस्कृतिक प्रेरक मान्यता का जो कॉन्सेप्ट है ये ओपलर के द्वारा दिया गया है। विस्लर की बात करें, ठीक है, तो विस्लर की बात करें तो इनकी दो अवधारणाएं महत्वपूर्ण हो जाएंगी। एक तो सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा, ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा, दूसरी सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा। ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र एवं सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा ये विस्लर की हो जाएगी, ये याद रखिएगा। पार्सन्स की अगर हम बात करें तो पार्सन्स ने संस्थाकरण की अवधारणा दी है। ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा के अलावा द्वितीयक संस्था की अवधारणा भी दी है। ठीक है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा भी पार्सन्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और हर्शकोविट्स की बात करें, ठीक है, हर्शकोविट्स की बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा दी है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा दी है हर्शकोविट्स ने। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? विमुखन, दुर्खीम, सांस्कृतिक लय, लर्नर, विलासीय वर्ग, वेबलन, समाज मिति, बोगाडस, कौन सा युग्म सही है यह पूछा जा रहा है। तो सही क्या हो जाएगा? सही पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा?
विलासी वर्ग होगा। ठीक है, विलासी वर्ग होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विमुखन की बात करें, अलगाव की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बात की गई है। सांस्कृतिक लय की अगर हम बात करें तो ये सांस्कृतिक लय किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ओपलर का हो जाएगा। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ओपलर के द्वारा। और समाज मिति की जो अवधारणा दी गई है ये बोगार्डस के मोरेनो के द्वारा दी गई है। ठीक है, मोरेनो ने ये अवधारणा दी है समाज मिति की, मोरेनो ने। और बोगार्डस की बात करें तो बोगार्डस ने क्या दिया है, सामाजिक दूरी का पैमाना। सामाजिक दूरी की जो अवधारणा है या सामाजिक दूरी का जो पैमाना है ये बोगार्डस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा के प्रवर्तक है दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, वेबर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। यहां पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहां पर क्या होगा, सही यहां पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, सामूहिक प्रतिनिधित्व। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात करी जाए तो यह किसका कॉन्सेप्ट है, दुर्खीम के द्वारा दिया गया। अभी शुरुआत में बताया गया था इनके जो कॉन्सेप्ट्स, इनके जो अवधारणाएं थी ना, ये आपको यहाँ पर बताई गई थी। कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की है। ठीक है, वर्ग संघर्ष की बात की है कार्ल मार्क्स ने। इसके अलावा स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग। ठीक है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की बात की है। अलगाव की बात कार्ल मार्क्स ने की है। ठीक है, और इसके अलावा अधोसंरचना और अधिसंरचना की भी बात की है। अधोसंरचना व अधिसंरचना की बात की है। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बात करें तो मीड के बारे में भी बात कर लेते हैं, भूमिका ग्रहण। ठीक है, मीड ने भूमिका ग्रहण की बात की है, याद रखिएगा। इसके अलावा भूमिका निर्वहन की बात भी मीड के द्वारा ही की गई है। भूमिका ग्रहण व भूमिका निर्वहन की बात जो है यह भी मीड के द्वारा ही की गई है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। मीड की क्या है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है मीड की, ये याद रखिएगा। जॉर्ज हर्बर्ट मीड इनका पूरा नाम है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न है, समानीकृत अन्य की अवधारणा। पार्सन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एम मीड, सी एच कूले। यहाँ पर ऑप्शंस है। समानीकृत अन्य की अवधारणा किसकी है, समानीकृत अन्य की अवधारणा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, समानीकृत अन्य की अवधारणा किसकी है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी है समानीकृत अन्य की अवधारणा। अगर हम पार्सन्स की बात करें, ठीक है, पार्सन्स की अगर हम बात करें तो पार्सन्स की अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें, ठीक है, पार्सन्स की अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो संस्थाकरण की अवधारणा है। ठीक है, पार्सन्स ने संस्थाकरण की अवधारणा दी है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा दी है। ठीक है, पार्सन्स ने संस्थाकरण, द्वितीयक संस्था की अवधारणा दी है, पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी है, पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी है। पृथक नाभिकीय परिवार की बात किसने की है, पार्सन्स ने की है। ठीक है, मेल एंड फीमेल इनकी पुस्तक है मॉर्गेट मीड की। अगर हम कूले की बात करते, ठीक है, कूले की अगर हम बात करें तो कूले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कूले का क्या हो जाएगा, इन्होंने कूले ने प्राथमिक समूह, ठीक है, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले द्वारा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत के प्रतिपादक है टॉयनबी, कार्ल मार्क्स, वेबर, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस है। स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत, तो सही क्या होगा, स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो बात करें हम सोरोकिन की तो सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है। और किस पुस्तक में दिया है ये पूछा जाता है परीक्षा में, तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में ही इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है। और इसके अलावा सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता,
सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले की थी व्यवस्थित तरीके से, और किस पुस्तक में की है? सोशल मोबिलिटी नाम से ही इनकी पुस्तक आती है, सोशल मोबिलिटी नाम से इनकी पुस्तक आती है 1927 में। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इससे जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो प्रकट अप्रकट प्रकार, वेबर, विभेदक साचर, कोहेन, अनुकूलतम सिद्धांत, कैनन, जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, माल्थस यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सही नहीं, तो यहाँ पर दो विकल्प गलत है। प्रकट अप्रकट प्रकार की बात करें तो यहाँ पर ये मर्टन का हो जाएगा। प्रकट व अप्रकट प्रकार की अवधारणा मर्टन की, और विभेदक साचर की जो अवधारणा है ये सदरलैंड के द्वारा दिया गया है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन कैनन ने दिया, और जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, सही नहीं है बताना था। ठीक है, सदरलैंड ने सफेद पोश अपराध की भी बात की है। ठीक है, सफेद पोश अपराध की भी बात सदरलैंड के द्वारा की गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है मानव समूह की अवधारणा के जनक है किंग्सले डेविस, बोटोमोर, कूले, होम्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मानव समूह की अवधारणा के जनक कौन है? मानव समूह की अवधारणा के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ये होम्स होगा। ठीक है, मानव समूह के होम्स है। किंग्सले डेविस मानव समाज की बात करते हैं, किंग्सले डेविस मानव समाज की बात करते हैं। और बोटोमोर की बात करें, ठीक है, तो बोटोमोर का क्या कॉन्सेप्ट है? इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित जो स्वरूप बताया था, आई थिंक स्वरूप था कि कुछ तत्व था, इस तरीके से याद आ रहा है, जिसमें इन्होंने दास प्रथा, जागीर प्रथा, जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था की बात की थी। कूले की बात की जाए तो प्राथमिक समूह। अब प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? कूले तो कहते हैं व्यक्तियों का, कोई भी व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का सहयोग व संबंध पाया जाता है, उसे हम प्राथमिक समूह कहते हैं। और प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण बताते हैं, परिवार है, ठीक है, पड़ोस है और मित्र समूह है। याद रखिएगा, ये 3 उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है ये कॉन्सेप्ट किसका है। फिर प्राथमिक समूह के ये 3 उदाहरण किसके द्वारा बताए गए हैं, एक ये प्रश्न पूछा जाता है। और साथ ही में निम्न में से कौन से प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं, या निम्न में से कौन प्राथमिक समूह के उदाहरण नहीं है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न है, देखिए बनता है प्राथमिक समूह की अवधारणा तो किस पुस्तक में दी गई है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी गई है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है, और ये बुक आती है 1909 में। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर विकल्प डी होगा, होम्स यहाँ पर सही है। संतुलित व्यवस्था की अवधारणा अगस्टकॉम, पैरेटो, पार्सन्स, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प है। संतुलित व्यवस्था की अवधारणा किसकी है? तो संतुलित व्यवस्था की अवधारणा की बात करें, और यहाँ पर देखिए बोटोमोर का एक और है ना, बोटोमोर ने जो जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर आभासी समूह या अर्ध जो समूह है ना, उसकी बात भी की थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संतुलित व्यवस्था की अवधारणा अगस्टकॉम, पैरेटो, पार्सन्स, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प है। संतुलित व्यवस्था तो ये पैरेटो द्वारा बात की गई है, पैरेटो का ये कॉन्सेप्ट है। और अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण जो सिद्धांत है ये भी पैरेटो के द्वारा ही दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। क्रिया के 2 प्रकार पैरेटो बताते हैं, तार्किक क्रिया, ठीक है, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया की बात पैरेटो ने की है। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है, माइंड एंड सोसाइटी, ये पैरेटो की पुस्तक है, ये याद रखिएगा। कॉम्ट के बारे में बात करें तो कॉम्ट अगर समाजशास्त्र के जनक है, जानते हैं आप सभी, समाजशास्त्र के जनक है कॉम्ट, और इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है, विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है इन्होंने। ठीक है, एक सेकेंड, विज्ञानों का वर्गीकरण इन्होंने दिया है, प्रत्यक्षवाद की बात की है, प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मिलान करना है शुद्ध समाजशास्त्र, जजमानी व्यवस्था, मानववाद और संतुलित व्यवस्था। देखिए संतुलित व्यवस्था की अभी यहाँ पर बात की गई थी, ये यहाँ पर है, तो डी का ऐसे देखिए, फर्स्ट क्या है, यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। शुद्ध समाजशास्त्र की बात कौन करता है? वॉर्ड करते हैं। शुद्ध समाजशास्त्र की बात कौन करता है? वॉर्ड करते हैं। जजमानी व्यवस्था की बात
वाइजन ने की है। मानववाद का सिद्धांत, धन की उत्पत्ति का मानववाद का सिद्धांत मैरेट का है, और संतुलित व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो पैरेटो के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है गरीबी संस्कृति, अपराधी क्षेत्र, प्राथमिक समूह, चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत। बताइए देखकर सही क्या होगा। गरीबी संस्कृति या निर्धनता की संस्कृति किसकी है? ऑस्कर लेविस की है। अपराधी क्षेत्र की बात की जाए तो ये क्लोवॉर्ड ओलिन की है। प्राथमिक समूह ये कूले का हो जाएगा, और चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से संबंधित टॉयनबी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? ए का सेकेंड है, ठीक है, फिर बी का थर्ड, सी का फोर्थ, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर विकल्प बी है, ठीक है, विकल्प बी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है प्राथमिक विचलन के प्रवर्तक हैं कोहेन, एलियट एंड मैरल, लेमर्ट, मर्टन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्राथमिक विचलन किसके द्वारा प्राथमिक विचलन की अवधारणा दी गई है? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। विचलन के दो प्रकार बताए थे लेमर्ट ने, विचलन के दो प्रकार लेमर्ट ने बताए हैं, एक प्राथमिक विचलन है और दूसरा द्वितीयक विचलन है। किसने बताए? लेमर्ट ने बताए हैं। चलिए आगे देखिए, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा, जॉनसन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मर्टन, योगेंद्र सिंह। देखिए समाजीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब समाजीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समाजीकरण की बात किसने की थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी, ये याद रखनी है आपको। समाजीकरण की विशेषताओं से संबंधित अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं, तो उन विशेषताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया, तो जो समाजीकरण है यह जीवन प्रयत्न चलती है, तो ये क्या हो जाएगा? जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन प्रयत्न चलेगी तो जो समाजीकरण है तो ये क्या हो जाएगी? गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी, इसमें गतिशीलता पाई जाती है, निरंतरता हो जाएगी इसकी विशेषता। एक प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक अवस्था से कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है? कौन सी है प्रारंभिक अवस्था? तो ध्यान रखिएगा बाल्यावस्था हो जाएगी, ठीक है, बाल्यावस्था। एक प्रश्न आता है महत्वपूर्ण अवस्था का, समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था से किशोरावस्था हो जाएगी, ये याद रखिएगा। इतनी बातें विशेषताओं से संबंधित बताई गई हैं। इन सभी विशेषताओं से किसी न किसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। और प्रत्याशित समाजीकरण की बात करें तो ये मर्टन का कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्याशित समाजीकरण का मर्टन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं की वर्तमान में की जाने वाली तैयारियों को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं, और यह अवधारणा मर्टन द्वारा दी गई है, रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है नरजातीय समूह की अवधारणा के प्रवर्तक हैं हक्सले, समनर, हट्टन, मजूमदार, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। नरजातीय समूह की अवधारणा किसने दी है? नरजातीय समूह की अवधारणा किसकी है? हक्सले की है, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। समनर की बात करें तो समनर ने नृजातीय केंद्रवाद की बात की है। नृजातीय केंद्रवाद, कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर समनर ने नृजातीय केंद्रवाद, नृजातीय समूह हक्सले का है, ठीक है। और संस्था की बात की है, अंतः समूह बाह्य समूह की बात की है समनर ने, अंतः समूह व बाह्य समूह, ठीक है, अंतः समूह व बाह्य समूह की बात की है समनर ने। मजूमदार ने विसंस्कृतिकरण की बात की है, ठीक है, विसंस्कृतिकरण की बात मजूमदार द्वारा की गई है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब यहाँ पर देखिए सामाजिक दूरी अवधारणा के समर्थक कौन है पूछा जा रहा है, प्रवर्तक, ठीक है। सामाजिक दूरी की अवधारणा किसने दी? मोरेनो, बोगार्डस, गॉफमैन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सामाजिक दूरी, मोरेनो की बात करें तो समाज मिति हो जाएगा, ठीक है, समाज मिति की अवधारणा मोरेनो की है। बोगार्डस ने सामाजिक दूरी की बात की है, और गॉफमैन ने भूमिका दूरी, ठीक है, गॉफमैन ने भूमिका दूरी। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, इसीलिए आप लोगों को बार बार बताया जाता है। भूमिका दूरी गॉफमैन का है, सामाजिक दूरी बोगार्डस का है, भूमिका दूरी गॉफमैन की है। गॉफमैन के अलावा समग्र संस्था, ठीक है, समग्र संस्था, या हम कहें टोटल इंस्टीट्यूशन,
यानी कि संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसकी है? गॉफमैन की है। यहाँ पर ऑप्शन बी बोगाडस सही है। प्रश्न है नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा के जनक? हक्सले, मजूमदार, समनर, गार्फिंकल। यहाँ पर विकल्प है नृजाति केंद्रवाद। देखिए हक्सले की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न आया था नृजातीय समूह, ठीक है। हक्सले का क्या हो जाएगा? नृजातीय समूह हो जाएगा। नृजातीय समूह की बात किसने की है? हक्सले ने की है। मजूमदार की बात करें तो मजूमदार ने विसंस्कृतिकरण की बात की है। विसंस्कृतिकरण की जो अवधारणा है मजूमदार द्वारा दी गई है, हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। हो जनजाति पर मजूमदार ने अध्ययन किया है। समनर का भी बताया गया, संस्था की बात की है इन्होंने, ठीक है, संस्था की गई है और नृजाति केंद्रवाद की इनकी अवधारणा है। गार्फिंकल की बात की जाए तो नृजातीय प्रणाली, ठीक है, नृजातीय प्रणाली। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, नृजातीय प्रणाली ये गार्फिंकल है, नृजातीय केंद्रवाद समनर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए विज्ञान का स्त्रीकरण की अवधारणा? अगस्टकॉम्ब, साइमन, सोरोकिन, मैक्स वेबर। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। विज्ञान का स्त्रीकरण, विज्ञान का स्त्रीकरण की अवधारणा किसकी है? विज्ञान का स्त्रीकरण की अवधारणा किसने दी है? अगस्त कॉम्ट ने। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक है। अब विज्ञान का जो वर्गीकरण करते हैं उसमें सबसे पहले किस विषय की बात करते हैं? गणित शास्त्र की बात करते हैं, ठीक है, गणित शास्त्र की बात करते हैं। फिर उसके सेकंड नंबर पर खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, खगोल शास्त्र हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, ठीक है, भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स की बात करते हैं। फिर करते हैं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री की बात करते हैं। और फिर इसके अलावा बात करते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी की बात करते हैं। और आखिरी में ये समाज शास्त्र की बात करते हैं, ठीक है, समाज शास्त्र की बात करते हैं। तो ये जो विज्ञान का वर्गीकरण है ये किसका है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है, अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। और मैक्स वेबर की बात की जाए तो मैक्स वेबर ने शक्ति सत्ता की बात की है, ठीक है, शक्ति व सत्ता की बात की है मैक्स वेबर ने, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक क्रिया की भी बात की है मैक्स वेबर ने। सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार भी मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। और साइमन अगस्त कॉम्ट के क्या थे? गुरु थे, ठीक है, साइमन कौन थे? अगस्त कॉम्ट के गुरु थे, ये याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए तना परिवार की पूछी जा रही है अवधारणा, इसके जनक कौन है? जिमरमैन, मर्डॉक, लिप्ले, मॉर्गन। यहाँ पर विकल्प है तना परिवार की अवधारणा किसने दी है? यहाँ पर सही क्या होगा? लिप्ले होगा। लिप्ले ने तना परिवार की अवधारणा दी है। और लिप्ले ने तना परिवार को स्तंभ परिवार भी कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, स्तंभ या तना परिवार, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, स्तंभ या तना परिवार। पित्त सत्तात्मक परिवार की बात की है, पित्त सत्तात्मक परिवार तना परिवार है। और एक अस्थाई है, अस्थाई परिवार हो जाएगा। और आखिरी में विशिष्टीकृत परिवार की बात की है, ठीक है, विशिष्टीकृत परिवार की बात की है। तो ये परिवार के जो प्रकार हैं ये लिप्ले के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है, लिप्ले के द्वारा बताए गए हैं। और बात की जाए यहाँ पर जिमरमैन की, ठीक है, जिमरमैन की बात की जाए, जिमरमैन का भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। जिमरमैन की बात करें तो जिमरमैन ने यहाँ पर कर देते हैं, जिमरमैन की बात करें तो जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने न्यासिता परिवार की बात की है, ट्रस्टीशिप फैमिली है, न्यासिता परिवार है। इसके अलावा इन्होंने अति लघु परिवार की बात की है, अति लघु परिवार है, ठीक है, और घरेलू परिवार, अति लघु हो गया, घरेलू परिवार हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार जिमरमैन के द्वारा बताए गए हैं। मर्डॉक की बात की जाए, ठीक है, मर्डॉक की बात की जाए तो मर्डॉक ने क्या बताया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। मर्डॉक की बात की जाए तो जो मर्डॉक है इन्होंने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है, मर्डॉक ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो स्वतंत्र नाभिकीय परिवार है, ठीक है, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार है। और दूसरा मिश्रित परिवार है, ठीक है, मिश्रित परिवार है। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए बताया जा रहा है, इनके नोट्स बना लिया करिए ताकि रिवीजन टाइम के लिए आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भूमिका ग्रहण की अवधारणा? मर्टन, मॉर्गेट मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, लिंटन है। भूमिका ग्रहण की अवधारणा
किसने दी है भूमिका ग्रहण की अवधारणा? तो भूमिका ग्रहण की बात करें, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट किसका होगा? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। मेल एंड फीमेल मॉर्गेट मीड की है। भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन, ये किसकी अवधारणाएं हैं? मीड की अवधारणाएं हैं। ठीक है। लिंटन की बात करें तो इन्होंने प्रस्तुतिम भूमिका की बात की है। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुति व भूमिका की जो बात है ये लिंटन के द्वारा की गई है। प्रस्तुति के दो प्रकार, प्रदत्त प्रस्तुति जो कि व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है, कास्ट जेंडर जैसे कि, ठीक है, और दूसरी अर्जित प्रस्तुति जो व्यक्ति अपनी योग्यता स्किल्स से प्राप्त करता है, ये अर्जित प्रस्तुति में आती है। टीचर, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर बन रहा है तो ये अर्जित प्रस्तुति में आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है, सांस्कृतिक वर्ग, अभौतिक संस्कृति, आदर्श भूमिका, योग्यता तंत्र। चलिए बताइए सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? सांस्कृतिक वर्ग किसका है? सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा लेपियर ने दी है। अभौतिक संस्कृति, भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात कौन करता है? ऑकबर्न करता है। आदर्श भूमिका की बात करें तो आदर्श भूमिका किसकी है? ये मर्टन हो जाएगा। और योग्यता तंत्र की बात करी जाए, योग्यता तंत्र की बात की जाए तो ये लेपियर की हो जाएगी, माइकल यंग की, सॉरी। ठीक है, योग्यता तंत्र माइकल यंग का हो जाएगा। तो यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, विद्यालयी समाज की अवधारणा से संबंधित कौन है? इवान इलिच कूपर हैं, अल्थ्यूजर हैं। विद्यालयी समाज किसके द्वारा दी गई है? विद्यालय समाज की अवधारणा। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा? इवान इलिच हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। आखिरी प्रश्न है, सामाजिक क्रिया अवधारणा किसकी है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, बोर्दियो, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक क्रिया, मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया है, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। यहाँ पर वेबर हो जाएगा, मैक्स वेबर। ठीक है, सामाजिक क्रिया। और मैक्स वेबर समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को ही बताते हैं। मैक्स वेबर समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को ही बताते हैं, इसको याद रखिएगा आप। और अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए ये दो पद्धतियों की बात करते हैं। ठीक है, सामाजिक क्रिया के अध्ययन की दो पद्धतियों की बात करते हैं। अब ये दो पद्धतियां कौन सी हैं सामाजिक क्रिया की? एक तो यहां पर है आदर्श प्रारूप और दूसरा व्याख्यात्मक बोध है। आदर्श प्रारूप और व्याख्यात्मक बोध है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये इस तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन करके इनकी पुस्तक है, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने सोशल एक्शन की बात की है। इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ही आपको, और याद रखिएगा जो एक क्रिया की भी बात कर लेते हैं, सामाजिक क्रिया है, ये भी पूछा जाता है। 4 बताई हैं वेबर ने। एक तो इन्होंने जो सबसे पहले इन्होंने बताई है तार्किक बताई है, तार्किक सामाजिक क्रिया, तार्किक सामाजिक क्रिया। दूसरी क्या हो जाएगी? मूल्यांकनात्मक, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात की जाए तो भावनात्मक हो जाएगी, भावनात्मक सामाजिक क्रिया। और चौथे नंबर पर आ जाएगी परंपरागत सामाजिक क्रिया। ठीक है, ये 4 क्रिया हो गई। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।